नमस्कार, मैं ब्रिजेश चौरसिया। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम गेस्ट ऑन एजुकेशन में। आज गेस्ट ऑन एजुकेशन हमारे साथ हैं सुधांशु सर। सुधांशु सर से हमारी जो है 2 वार्ता ऑलरेडी हो चुकी है। 2 वार्ता हमने जाना, पहले हमने जाना यूपीएससी की तैयारी करने का सही वक्त और सही समय क्या होता है, फिर हमने जाना कि प्री में क्या सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आज हम तीसरे अपने जो है एपिसोड में आपको ये बताएंगे कि मेंस की सही जो है रणनीति क्या होनी चाहिए और मेंस से रिलेटेड छात्रों में जो भी क्वेश्चन आते हैं, जो भी जो समस्याएं आती हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। जी सर, हम शुरुआत करते हैं सर, अपने प्रोग्राम शुरुआत करते हैं सर। आज हमारा मेंस के रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन को, सारे क्वेरीज को लेंगे सर। तो बताइए सर, मेंस की तैयारी कब शुरू करें और सही समय क्या होता है मेंस की तैयारी के लिए? ब्रजेश जी, मेरा ये मानना है पर्सनली कि प्री मेंस और इंटरव्यू की अलग से तैयारी नहीं होती। जी, तैयारी होती विषय की, आप चैप्टर की। तो चैप्टर जैसे कोई भी आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें प्री में क्या आ रहा है वो देख लेंगे, मेंस में क्या आ सकता है वो देख लेंगे और उसी अनुसार आप उत्तर लेखन करते जाएं, नोट्स बनाते जाएं। तो जो समय प्रीलिम्स की तैयारी का है कमोबेश वही मेंस की तैयारी का है। ये एक मोटा मोटा मैं कर। अब होता ये है आमतौर पे कि जब आदमी प्री पास हो जाता है तो वो जल्दबाजी में 2 महीने 3 महीने मेंस तैयार करता है और उनकी असफलता की वजह भी वही होती है। तो जब भी आप तैयारी शुरू करें तो आप चैप्टर की तैयारी करें और एक ऐसा नोट्स बनाएं जो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए कारगर हो। यही सही तैयारी का नज़रिया है। बाकी तो सर अच्छा सर, जब कोई छात्र सर नया तैयारी करने आता है सर, उसको काफ़ी भटकाव की स्थिति में रहता है। लोग कहते हैं पहले प्री पढ़ो, तो लोग कहते हैं नहीं प्री नहीं, पहले मेंस पढ़ा जाता है। सर ये बहुत ज़्यादा, सर ये बहुत ज्वलंत क्वेश्चन है सर। एक छात्र बहुत दुविधा में रहता है, पहले मेंस पढ़ूँ कि पहले प्री पढ़ूँ। इसका सर निराकरण करिए सर। मैं आप सभी प्रतियोगियों से कहना चाहूँगा कि अंततः आप चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर अच्छी से तैयार करने के लिए आपकी 2 चीज़ें आपके पास बिल्कुल रामचरितमानस और कुरान शरीफ की तरह रटी होनी चाहिए। वो है आपका सिलेबस और उससे संबंधित पूछे गए प्रश्नों की जानकारी। अगर ये दोनों है तो जब भी आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आप इंडिकेट कर लेंगे कि क्या प्री में आने जा रहा है, जो तथ्यात्मक चीज़ें होंगी, और इससे क्या मेंस में आ सकता है उसको अलग निकाल लेंगे और अलग निकाल के उसके हल करने की तकनीक भी आप जान लेंगे। बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं, ऐसे कंटेंट हैं मार्केट में जिससे आप ये कर सकते हैं। अच्छा सर, अगर देखा जाए सर, जब एक छात्र जब सर नए तैयारी में आता है, ग्रेजुएशन करने के बाद दिल्ली जिस क्षेत्र में आता है, मुखर्जी नगर में आता है, करोल बाग में जाता है सर, उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी समस्या आती है कि वैकल्पिक विषय का चुनाव किस प्रकार किया जाए। सर वैकल्पिक विषय के चुनाव में बहुत डायलमा में रहता है छात्र। सर इस पर भी कुछ आप प्रकाश डालिए, किस प्रकार से वैकल्पिक विषय का चुनाव करना चाहिए छात्रों को? ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, क्योंकि होता ये है कि फलाने सीनियर ने या फलाने जी ने या फलाने आईएएस ने ये विषय लिया था, फला विषय लिया था, हाँ उनको इतना नंबर मिला था और प्रॉपर आईएएस बन गए। तो जी सर, ये होता है कि ये विषय ट्रेंड में चल रहा है जी, ये दूसरा होता है। तो ये सब सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं। आपके लिए वह इम्पोर्टेंट होती है जिस विषय को आप जान रहे हो, आपका इंटरेस्ट हो। तो आप सबसे पहले उसका सिलेबस देखें और उसके सॉल्व पेपर या अनसॉल्व पेपर्स देखें। जिन विषय को आप सबसे अधिक अपने मन से हल कर ले जा रहे हों या आपका इंटरेस्ट उसमें पढ़ने का हो रहा हो, वो विषय लें। क्योंकि यूपीएससी के लिए सब सब्जेक्ट बराबर हैं। ये आपके परफॉर्मेंस ऊपर है। फलाने जी का परफॉर्मेंस या धमाके दी का परफॉर्मेंस आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, या किसी ट्रेंड का कोई सेट नहीं है यूपीएससी में कि इस सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं, उस सब्जेक्ट में कम मिल रहे हैं। ये सब केवल कहने की बातें हैं। सर कुछ सर बड़े जो है नाम है, बड़े टीचर हैं जो प्रमोट करते हैं कि फला विषय ज़्यादा स्कोरिंग है, इसको आप लीजिए। सर ये क्या है सर, ये थोड़ा सा इस पर। ये तो बाजार का अपना वो है। आप वही आप लोग कहानी पढ़ते आए हैं, बहेलिया आएगा जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। तो ये आपको जानना होगा कि हमें क्या आ रहा है। वो प्रमोशन तो भाई गोरे करने की क्रीम भी है,
तो प्रमोशन करना बुरा नहीं है, बुरा ये होता है कि आप उसमें फंस जाएं और जिन सब्जेक्ट्स को आप जान रहे हैं वो न लेके ट्रेंड में फंस जाएं कि नहीं ये ट्रेंड में चल रहा है इसको ले लीजिए। तो सर जैसे एक कोई आर्ट का स्टूडेंट सर आर्ट बैकग्राउंड का, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड का है, तो सर वो कैसे चुनाव करे, किन विषयों के लिए, थोड़ा सा सर इस पर बताइए। मैं कहता रहा हूँ कि जी वो सिलेबस देखे, जी, सिलेबस में वो देखे कि किसमें में ज़्यादा कंफर्ट हो। हाँ, हमारे बगैर पढ़े जी किन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा हम समझ पा रहे हैं, ज़्यादा उत्तर लिख पा रहे हैं, ज़्यादा हमारे लिए बढ़िया क्या होगा, ये खुद वो करें। क्योंकि किसी भी दूसरे व्यक्ति को आपकी जगह एग्ज़ाम नहीं देना है, तो चयन तो आपका ही रहेगा। और ये सारे भ्रम दूर कर लें कि किसी विषय में ज़्यादा नंबर मिलता है, किसी में कम मिलता है। यूपीएससी के मानक सबके लिए बराबर हैं। आप जिसमें अच्छा करेंगे उसमें अच्छा नंबर मिलेगा। और अच्छा का मानक यूपीएससी में मौलिक लेखन है। अच्छा, होता ये है कि आप फलाने जी के यहाँ चले गए, वो उस सब्जेक्ट में सारे बच्चे वहीं जाते हैं, 600 लड़के पता चला उसी सब्जेक्ट के, एक ही कॉपी लिखा है एक ही तरह का, तो सबको नाप दिया जाएगा, 25% सब हो जाएंगे। उसमें से जो अपने मन से मौलिक लिखेगा उसी को अच्छा नंबर मिलेगा। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। अच्छा सर, अगर देखा जाए तो सर, अगर आप जैसे आपने कहा कि यूपीएससी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, तो सर क्या कारण है सर अभी तक अगर देखा जाए तो अंडर जो है 10 में सर, अगर देखा जाए तो अंडर 3 में, टॉप 5 में अभी तक हिंदी माध्यम का कोई भी छात्र नहीं है। क्या सर मौलिकता कमी है? पहले भी मैं कह चुका हूँ कि मौलिकता की नहीं, हमारे एजुकेशन सिस्टम की कमी है। आप अपने बच्चे को हिंदी मीडियम में पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे ना। तो जब जितने भी अच्छे बैकग्राउंड के लोग, या कह सकते हैं कि जो जिनके पास रिसोर्स वाले बैकग्राउंड के, वो सारे इंग्लिश मीडियम में हैं, तो ऐसे प्रतियोगी ही नहीं हैं हमारे हिंदी मीडियम में जो कम्पीट कर सकें। क्या ईश्वर शरण की तुलना स्टीफन से हो सकती है? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो ऐसे सैकड़ों कॉलेजेस हैं देश में इंग्लिश मीडियम के जो लीड ले रहे हैं जी। अगर हिंदी मीडियम में शुरू में प्राइमरी स्कूल में या इंटर कॉलेजेस में या डिग्री कॉलेजेस में अच्छी पढ़ाई हो, तभी हम आगे आ सकते हैं। ये मीडियम का गैप नहीं है, ये वर्ग का गैप है, हमारे सिस्टम का गैप है। सिस्टम ने इस गैप को खड़ा किया है। वर्गीय अंतराल है ये मीडियम का अंतराल नहीं है। इसको समझने की कोशिश समझ रहा हूँ सर जी। हाँ। तो सर चलिए हम अगले क्वेश्चन पाते हैं सर। अगर हम सर अगर जानना चाहें, हमारे छात्र जानना चाहते हैं सर, यूपीएससी मेंस के ढांचे और कटऑफ के बारे में सर कुछ बताइए सर। कितने कटऑफ पे आप सेफ रहते हैं, कैसे, इसका क्या पूरा ढांचा है सर? इस पर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को, हमारे छात्रों को बताने का प्रयास करें सर। अब यूपीएससी का जो मेंस का ढांचा है वो 1750 नंबर का है, जिसमें 250 नंबर निबंध में है, 1000 नंबर का जीएस आता है जिसमें 4 पेपर होते हैं 250-250 के, और 500 नंबर का एक वैकल्पिक विषय रहता है जिसमें 2 पेपर होते हैं। वैकल्पिक विषय आमतौर पे फर्स्ट जो पेपर होता है वो सैद्धांतिक होता है और दूसरा पेपर होता है व्यवहारिक होता है आमतौर पे। लिटरेचर में थोड़ा सा अलग है ये मामला, उसमें काव्य और गद्य का अंतर हो सकता है फर्स्ट और सेकंड पेपर। जी जी जी। ये ढांचा है। और 1750 में पिछले बार जहाँ तक मुझे याद है 741 नंबर सामान्य हो गया था। इसके मतलब आप समझ लें कि करीब 35 से 40% नंबर पाके आप क्वालिफाई हो सकते हैं, और 50% तो आप टॉपर हो सकते हैं। सर ये 50% सर कहने को हम लोग भी सुनते आ रहे हैं, 50%, 55, अगर आप 50 क्रॉस करते हैं तो आप टॉपर हो जाते हैं। तो लेकिन सर क्या कारण है सर जो 50% टॉप करने में, 50% मार्क लाने में सर, जो छात्र जो टॉपर रहा अपने कॉलेज का, यहाँ 50% के अंदर ही अटक जाता है सर? यही अंतर, ये जो गैप है हिंदी पट्टी का, वो ये है कि शुरू से हम वाहियात चीज़ें लिखने के आदी रहते हैं। मैं एक छोटी सी आपको थोड़ा सा
बताऊंगा कि क्या ट्रेंड है। जी सर बताएं, सर बताएं। मैं जो एमए कर रहा था तो एक मोहतरमा थी हमारे साथ पढ़ती थी, और वो रोज़ 10-12 कापी लिखती थी। जी हम लोग हतप्रभ रहते थे कि एक ही कापी भरने में हम लोग मुश्किल हो जाती है, रोज़ 10-12 कापी भरती हैं। तो एक दिन 5वां पेपर जब हुआ तो वो ऑप्शनल होता था, उसमें आपको लेना होता था कि ये पेपर आपको लेना है। तो जब आई तो उनसे पूछा गया भाई कि कौन सा पेपर है, तो वो रोने लगी, कही कि हमें तो पता ही नहीं है कौन सा पेपर है, उनको ऑप्शनल पता ही नहीं था क्या मैंने लिया भरा है। तो खैर आते करते वो उनका लिस्ट निकाली गई, उनको उनका वाला पेपर दिया गया, और उस दिन उन्होंने 20 कापियाँ लिखी। अच्छा, स्पीड बहुत अच्छी रही होगी मोहतरमा हाँ। की। तो ये जो ट्रेंड है हमारी यूनिवर्सिटी सिस्टम का जो सेट किया पेपर गया, भरना, कॉपी भरनी, बस कॉपी कॉपी भरनी, का system। क्वांटिटेटिव नहीं। हाँ, हाँ, ओनली कॉपी भरनी है। ये ट्रेंड ही हमारे मेंस में असफलता का एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है। कि मैं तो यूनिवर्सिटी में भी टीचिंग किया हूँ और बाद में इस फील्ड में आया, तो मैं दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ, और ये एक बड़ा है। हालांकि ये मेजर कारण नहीं है। मेजर कारण वही है कि जैसे यूपीएससी में देने वाले सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के लोग ज़्यादा सफल होंगे, क्योंकि वो एडिटिंग करके लिखना जानते हैं। जी, कम शब्दों में चीज़ों को लिखना जानते हैं, कम उनको शब्द। पहले से वो बताया जाता है। जी सर। इसी तरह का उनका ट्रेंड है। अच्छा सर, आप एक पर्सनल क्वेश्चन सर आना चाहूँगा। जैसे सर आप जो है यूनिवर्सिटी में छात्र भी रहे, उसके बाद वहाँ पे आपने अध्यापन भी किया सर, पढ़ाया भी छात्रों को। सर कैसा था माहौल जब सर आप छात्र थे, उसके बाद जब आप वहाँ पे टीचर बने, तो कैसा था माहौल सर? कोई वाकया, कोई घटना वगैरह हमारे दर्शकों को बताना चाहे यादगार, तो काफ़ी सर अच्छा लगेगा। जैसे छात्र जब थे तो मेरा एक था कि मैं हर डिपार्टमेंट में पढ़ता था। जी, तो मेरे सब्जेक्ट जो थे वो तो मैं पढ़ता ही था, और कुछ विषय मेरे इंटरेस्ट के थे, जैसे साइकोलॉजी है, और इंग्लिश डिपार्टमेंट में जाते थे, फिलॉसफी डिपार्टमेंट में जाते थे। और तब का ये था कि वो बुरा नहीं मानते थे, मैं पहले से इजाज़त ले लेता था टीचर्स से, जी, और प्रश्नों का बुरा नहीं मानते थे। मैं प्रश्न उठाता था, और एक जवानी का भी जोश होता है, लड़कियां वगैरह होती थी तो बच्चे जी, 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 प्रश्न उठाते हैं कि उनको अलग से पहचाना जाए, तो ये भी एक हो सकता है उस ज़माने का। सर उस जब तो- आप छात्र जीवन थे यूनिवर्सिटी में, हाँ। उस समय सर यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा था? राजनीति से और भी सब कैसे थे माहौल सर? पढ़ाई का उस समय आईएएस फैक्ट्री हुआ करता था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो सर कैसा था माहौल? थोड़ा इस पर बताइए फैक्ट्री सर। तो थोड़ी सी कमज़ोर हो गई थी उस समय तक। जी, मैं पहले भी दिन हाँ, बताया सर, हाँ, था पहले कि बता चुके। 1990 के बाद थोड़ा सा जी, थोड़ा सा गिरावट आई थी, पर था फैक्ट्री में सर। गिरावट आई थी, लेकिन ऐसे लोग थे, ऐसे टीचर्स भी थे, और ऐसे सर कुछ टीचर का अगर सर यहाँ नाम सुझाएं जो वहाँ पे उस समय बढ़िया बढ़िया टीचर हुआ करते थे आपके दौर के। जैसे प्रोफेसर DN द्विवेदी हुआ जी, करते थे फिलॉसफी हमारे वाले। डिपार्टमेंट में, प्रोफेसर VNS यादव, प्रोफेसर VD मिश्रा, डॉक्टर ओम प्रकाश, ये सब बहुत बड़े हस्तियां थे। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में प्रोफेसर आलोक पंत हुआ थे, प्रोफेसर काजमी हुआ करते थे, जी, जी, जी। जिनको हम लोग सुनने जाते थे कहीं भी वो। या हिंदी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर सत्यप्रकाश मिश्रा, बहुत बड़े नाम थे। और प्रोफेसर रघु सिन्हा साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में होते थे, तो बहुत ज़बरदस्त। जी, स्थिति उस समय सर माहौल ही कुछ और था। हाँ। पढ़ाई जो पूर्ण का एक्सपोर्ट कहा जाता था सर, हाँ। उसमें था वो पूर्ण का एक्सपोर्ट। उसके बाद जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी हुई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ऐसे नियुक्तियां हुई BC से लेके टीचर्स की, कि वो माहौल जो था वो ख़राब होने लगा। और सबसे ख़राब जो स्थिति हुई कि हॉस्टल्स की जो पुरानी परंपरा थी वो ख़त्म कर दी गई, हॉस्टल को स्पेशलाइज कर दिया गया। जी, BSc वाले इधर रहेंगे, BA वाले इधर रहेंगे, तो जो जूनियर सीनियर की जो परंपरा थी, जो विरासत थी सीनियर्स की, जो जूनियर को मिलती थी, वो मिलनी ख़त्म हो गई। जी। और जिससे कहा जाता था माहौल इलाहाबाद का, वो ख़त्म हो गया। चलिए सर, अब आते हैं हम क्वेश्चन पाते हैं। सर ये बताइए सर, अगर देखा जाए सर, इसमें यूपीएससी में 2 क्वालिफाइंग भाषा होती, भाषा का पेपर होता है, एक हिंदी होता है, एक इंग्लिश वैकल्पिक विषय होता है। सर इसमें कई हमारे हिंदी माध्यम के छात्र सर लटक जाते हैं, उनको येलो कार्ड मिल जाता है और अब नहीं बाहर हो होता जाते हैं, है, उनकी कॉपी नहीं ये चेक हम होता लोगों है। के इस पर ज़माने थोड़ा में प्रकाश डालिए सर। अब नहीं होता है।
अब की क्या स्थिति है कि जैसे पहले आम लड़का भी प्री क्वालिफाई हो जाता था हिंदी मीडियम का, और जिसका इंग्लिश से कोई दूर दूर तक नाता नहीं रहता था, तो अधिकांश बच्चे पीला कार्ड मिल जाता था। बहुत सारे ऐसे हमारे सेलेक्टेड कैंडिडेट हुए हैं जो अगली बार दिए हैं तो वो उसमें फेल हो गए हैं जी, ऐसे भी लोग हुए हमारे जी दोस्त होते थे सर जी। हैं। लेकिन अब ये नहीं है। अब चूंकि प्रीलिम्स ही पास करना बड़ा मुश्किल है, तो बड़ा तपा तपाया बच्चा फिल्टर आता लग है, जा रहा है फिल्टर, सर जी। तो वो पास हो जा रहा है। तो अब ये समस्या इंग्लिश क्वालिफाइंग की नहीं रह गई है, पहले थी। पहले तो बहुत बड़ा एक मुद्दा हुआ करता था। अच्छा सर, अब बात करें सर जीएस की, जिस प्रकार देख रहा है सर वेटेज बढ़ता जा रहा है यूपीएससी में सर, चारों पेपर में सर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र कौन सा साबित हो रहा है सर इस समय, इस वक्त पे? देखिए, प्रश्न पत्र चारों सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन मानविकी वर्ग के लोग या हिंदी पट्टी के लोग पेपर 3rd और 4th में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 2 पेपर तो ट्रेडिशनल हैं जी। फर्स्ट पेपर में इतिहास आता है, भूगोल आता है, और सोशल वो आता है, सोशल इश्यूज। तो इसमें आमतौर पे हिंदी पट्टी मानविकी के लोग पहले से कर रहे हैं अच्छा। दूसरे में भी हमें पॉलिटिकल सिस्टम का आता है जी, और गवर्नेंस है, हाँ गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये भी लोग पहले से पढ़ते आए हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, IR वगैरह। तीसरा पेपर जो है पढ़ते तो वो भी आए हैं, लेकिन आम तौर पे जो हिंदी पट्टी का बच्चा है वहाँ उसकी साइंस और इकोनॉमी कमज़ोर होती है जी सर। तो वो पेपर बड़ा मुश्किल हो जा रहा है हिंदी मीडियम के लिए या हिंदी पट्टी के लिए। अच्छा सर, जो जीएस का पेपर सर, जीएस का इतना महत्व बड़ा है, किसको सर अगर देखा जाए किसको सीधा सीधा फायदा मिलता दिख रहा है, हिंदी माध्यम क्या हिंदी इंग्लिश माध्यम वालों को? नहीं, फ़ायदा तो ये किया गया था हिंदी माध्यम या मानविकी को फ़ायदे के लिए जी, क्योंकि एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड हो जाता है। जैसे अब मैथ फिजिक्स कोई ले लिया, जैसे अनुराग श्रीवास्तव ने टॉप किया था, तो पता चला 600 में 580 नंबर ले आए वो जी, या 560 नंबर फिजिक्स में ले आए। तो वो चप्पल पहन के पता चला कि इंटरव्यू देने पहुंच गया, क्योंकि वो जानते थे अगर हम 0 नंबर भी मिलेगा तो हम टॉप कर जाएंगे जी। तो ये थोड़ा सा लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं था उस जमाने में, 2-2 ऑप्शनल हो जाता था। तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के या साइंस बैकग्राउंड के लोग, MBBS सर, डॉक्टर्स वगैरह सर, उनके लिए थोड़ा सा बहुत आसान हो जाता आसान था। और इनका सर रेशियो, सक्सेस रेशियो भी सब ज़्यादा MBBS डॉक्टरों का था। लेकिन दिक्कत क्या हुई फिर वही कि चूंकि हिंदी मीडियम के प्राइमरी से लेके फिर इंटर कॉलेज जो डिग्री कॉलेज से लेके कहीं पढ़ाई नहीं होती, तो वही बच्चे जब आते हैं तो वो मीलों पीछे पाते हैं अपने को, और यही वजह है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह, मैं कहना नहीं चाहूँगा मैं इस फील्ड का हूँ, हिंदी मीडियम के पढ़ाने वाले भी उसी कैटेगरी के हैं। 90% लोगों का भी एग्जाम ले लिया मेंस तो वो फेल हो जाएंगे। अपडेट ही नहीं है सर, अपडेट ही नहीं सर। यहाँ तो रटा रटा जोक भी मारते हैं, कहाँ क्या जोक मारना वही हर बैच मारते हैं। मैंने भी सुना है कि बच्चे पहले ही बता देते हैं कि ये सर अब ये वाला जोक सुनाने वाले हैं। जी सर, ये भी सर बड़ी बड़ी समस्या है जी। मैं पर्सनल में जानता हूँ कि केवल 3-4 ऐसे लोग हैं जो पढ़ते हैं रोज, नाम नहीं लेना चाहूँगा जी जी जी, लेकिन इस इंडस्ट्री में पढ़ाने, जो मेंस पढ़ाने वाले या यूपीएससी पढ़ाने वालों में है, वो बरसों से पढ़े नहीं है, वही नोट्स पढ़ाए चले जा रहे हैं, वही अभ्यास हो गया, बस जाते हैं बस। हाँ, तो 4-5 ऐसे लोग हैं रोज रोज पढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं और नई चीज़ें जानने की कोशिश किए हैं, क्योंकि ये डायनामिक पैटर्न है और उसमें वही सक्सेस हो सकता है जो पैटर्न को जाने, प्रश्न कैसे लिखने हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किस बिंदु पे जाके सिलेक्शन हो रहा है। अगर ये आपको नहीं पता है तो कापियाँ नोट्स भरने से कोई कुछ नहीं होगा।
अच्छा सर, अगर हम बात करें अब सर पेपर की, अगर पेपर वाइज 4 पेपर जीएस की बात करें तो सर फर्स्ट पेपर के सर क्या ऐसी तैयारी, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और किन स्रोतों पर विश्वास करें हमारे छात्र जो कि फर्स्ट पेपर तैयार करने के लिए, इस पर थोड़ा सा ऐसे में सर चारों पेपर हम बात करेंगे। सर प्रथम हम फर्स्ट पेपर की बात करते हैं, तो सर फर्स्ट पेपर बारे में बताइए सर, फर्स्ट पेपर कहाँ से बच्चे तैयार करें और किन स्रोतों से तैयार करें, एथेंटिक स्रोत सर। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि 3 स्रोत सबसे बड़े हैं, इग्नू के नोट्स, एनसीईआरटी और नेशन ओपन स्कूल। जैसे इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना हो तो इतिहास में आप प्राचीन इतिहास अगर पढ़ना चाहते हैं तो उपेंद्र सिंह की किताब आती है, डॉक्टर मनमोहन सिंह की बिटियाँ हैं, बड़ी अच्छी किताब है वो। मैं उसको हमेशा बताता हूँ कि वो आप पढ़िए एक बार, सीधे सीधे प्रश्न भी कभी कभी उससे पूछ लिया जाता है। फिर एक शेखर बंदोपाध्याय की किताब आती है, प्लासी से विभाजन। जी, प्लासी विभाजन तक। विपिन चंद सर को तो आप लोग बहुत पहले, विपिन चंद से भी पहले सर क्वेश्चन वो उठ जाता था, उनके कोट से ही उठ जाते थे, लेकिन अब वो आप तो ट्रेंड, हाँ, चूँकि कुछ ऐसी देश में विचारधारा चल रही तो विपिन चंद थोड़े मुश्किल हो गए, ऑथेंटिक नहीं रह गए जी। तो फिर भी शेखर बंदोपाध्याय आप कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। और आज़ादी के बाद के भारत, रामचंद्र गुहा के लिए आप रामचंद्र गुहा को पढ़ सकते हैं। अच्छा सर, रामचंद्र गुहा सर 3 सीरीज आई है, एक आज़ादी के बाद भारत, एक नेहरू के बाद भारत और सर एक नई बुक भी आई है सर। तीनों क्या, गांधी के बाद का भारत और नेहरू के बाद का जी, भारत, हाँ, ये 2 किताबें उनकी हैं। ये दोनों पढ़नी चाहिए किसी भी अच्छे विद्यार्थी को। और वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको नॉर्मन लॉ को एक बार पढ़ना चाहिए। नॉर्मन लॉ, हाँ, ज़बरदस्त किताब है। इंग्लिश में, हिंदी में, हिंदी अनुवाद भी उसका आ गया है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जितनी ज्ञान माथुर टाइप की जो किताबें हैं उससे थोड़ी बाहर निकल के नॉर्मल लॉ को पढ़ें, अच्छी किताब है। जो बहुत अच्छा पढ़ने के शौकीन हो, मैं सबको नहीं कहूँगा, जी जी जी, ये बहुत अच्छी, जिनकी खुद की अपनी रुचि हो, अगर कुछ और जानना चाहते हो उनके लिए, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आप एक बार एरिक हॉब्सबॉम को पढ़ें, आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। सर ये हिंदी में कि इंग्लिश में है? ये हिंदी अनुवाद भी इसका है, चार पार्ट में। एरिक हॉब्सबॉम की किताबें हैं वर्ल्ड हिस्ट्री को लेके, कहीं जाएं तो 4 पार्ट में। पतली पतली मोटी है? पतली पतली। सर क्या है इसके, सर बताइए कुछ, इसमें क्या है जो बोले आपने कि इससे जो है आपके चक्षु खुल जाएंगे। सर मेरा भी हिस्ट्री बैकग्राउंड रहा तो मुझे भी उत्सुकता हुई, मैं पढ़ूंगा भी, तो सर बताइए थोड़ा, सर बताइए कैसे दुनिया बदली पुनर्जागरण के बाद, उसको बड़े उन्होंने बहुत वैज्ञानिक तरीके से बताया है। और उनकी स्टाइल तो आप पढ़ के जान पाएंगे, बहुत वैज्ञानिक ढंग से उन्होंने चीज़ों का एनालिसिस किया है, कहने का मतलब ये है। और अगर थोड़ा सा और आप लेते हैं तो आप द सेपियंस जरूर पढ़ें। हाँ, द सेपियंस, युval नोआ हरारी का जी। इससे भी आपको एक बृहत कह सकते हैं कि आपको बृहद संकल्पना मिलेगी विश्व के बारे में, और एक तार्किकता आपके अंदर जन्म लेगी जो आपको लेखन में सहारा देगी। सर ये युval नोआ हरारी सर एक बुक और आई थी, होमो डेयस, मैंने उसको पढ़ा है पर ये नहीं पढ़ा जी, सेपियंस नहीं पढ़ा। फर्स्ट पार्ट ये जो उन्होंने बहुत अच्छा एक वैज्ञानिक तरीके से बताया कि सेपियंस की हिस्ट्री है, और ये आगे जो मानव की हिस्ट्री होनी है वो होमो डेयस है जी। तो आप ये दोनों पार्ट पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं सेपियंस को पहले कहूँगा कि सेपियंस की जो पुराना इतिहास है वो है, कैसे सेपियंस ने इस ग्रह को कब्जा कर लिया और किस तरह से बदल दिया है पृथ्वी को उन्होंने, ये इस पर उन्होंने है। चलिए सर, अब सेकंड सर अब आते हैं सर, अगर बात करें प्रश्न पत्र संख्या 2, तो सर इसे इसमें देखा जाए तो सर इसमें जो है पॉलिटी वगैरह सारे क्वेश्चन आते हैं, गवर्नेंस से आते हैं। सर इसको कैसे बेहतर किया जाए, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। किसी भी तैयारी के मेंस में 3 चरण जी। पहला तो बेसिक चरण है जो मैंने बताया, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए और किसी के कोचिंग का नोट्स पढ़ लीजिए, इग्नू पढ़ लीजिए। सेकंड तो टेक्स्ट बुक का है, बहुत सारे टेक्स्ट बुक आप हैं। तीसरा चरण एडवांस चरण का है। 1 लाख लोग, मैंने पहले बता दें, 1 लाख लोग एक स्तर के हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, कभी भी हो सकते हैं, सही बात। लेकिन आपको 500 आने में आपको कुछ विशेष करना होगा। उस विशेष करने में
आप उस विषय के मास्टर क्लास लेखन को जरूर समझें। जैसे मैं इसलिए नाम किया कि जैसे इतिहास में आप मास्टर क्लास रामचंद्र गुहा हुए, विलियम डेल रिम्पल हुए, ऐसे ही पॉलिटी में मास्टर क्लास रजनी कोठारी, अच्छा, पामदत्त इतिहास के रहे, जी हाँ, सॉरी, हाँ, रजनी कोठारी, प्रताप भानु मेहता, इन सबको अगर आप पढ़ेंगे तब आप लोगों से लीड लेंगे। अच्छा सर, एक बहुत ही रोचक बुक है डीडी बसु सर, लेकिन समझ में आती नहीं सर, उसके बारे में थोड़ा बताइए। क्या ऐसा डीडी बसु खरीददार भर बंदा है लेकिन पढ़ नहीं पाता वो सर, समझ नहीं आती पाता है, उसका अनुवाद बहुत खराब जी है। सर। आप उसको मूल रूप में पढ़ें तो बहुत अच्छी किताब है वो, लेकिन अब उससे बहुत अच्छी किताबें मार्केट में हैं जी। तो इसलिए MP सिंह की किताब ही संविधान में बहुत अच्छी है। तो डीडी बसु हम लोग पढ़ते थे, लेकिन मूल रूप से इंग्लिश में पढ़ते थे। हिंदी अनुवाद बहुत ख़राब था। हिंदी अनुवाद के लिए बृजकिशोर शर्मा ने डीडी बसु को ही कॉपी किया था जी। वो मार्केट में हो, वो सरल कौन है। सर? बृजकिशोर शर्मा। अच्छा, बृजकिशोर शर्मा, जी जी हाँ। हाँ, बहुत पुरानी बुक है सर। हम्म। तो सर ये अब सर अगर आप पेपर 3 की बात करें, पेपर 3 की बात करें सर, इसमें जैसे अगर मानकी ह्यूमैनिटीज वाले लोगों को सर काफ़ी समस्या होती है जो मानकी विषयों से है, तो इसके बारे में सर थोड़ा बताइए, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें सर। क्या कैसे हमारे हिंदी माध्यम छात्र इस पर कैसे इम्प्रूवमेंट लाएं? विमल जालान है और अमर सेन है, इन लोगों ने जो किताबें लिखी हैं इकोनॉमी के ऊपर, पॉलिटी के ऊपर या सुधारों के ऊपर, ये आपको पढ़ना होगा। ये राजन साहब जो थे, रंगराजन, उनकी किताबें हैं। साइंस पे आपको डाउन टू अर्थ या इस तरह की जो मैगजीन है या कुछ चैनल हैं उनको फॉलो करना होगा, क्योंकि लेटेस्ट साइंस या पहले एक सरकारी किताब कौन सी आती थी साइंस की, पत्रिका आती थी जी सर जी, थी, क्या नाम यार मैं थोड़ा सर भूल रहा हूँ। साइंस रिपोर्टर भी आती थी। तो बिल्कुल जो समकालीन साइंस जगत में हो रहा है वो आपको मालूम होना चाहिए, खासकर जो टेक्नोलॉजी के उसमें। तो अगर इस पे रहते हैं आप, आपके ज्ञान चक्षु खुले रहते हैं और आप चीज़ों को एनालिसिस कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। और बस ये है कि करेंट्स की अच्छी समझ होनी चाहिए। तो सर अब अगर बात करें सर पेपर 4 की सर, जैसे जब सर इथिक्स आया हिंदी माध्यम छात्र, इसमें भी सर थोड़ा सा परेशानी में रहते हैं सर, इथिक्स के बारे में सर थोड़ा सा प्रकाश डालें। एथिक्स के बारे में तो मार्केट में ही बहुत सारी गुमराह करने वाली चीज़ें हैं। जो पब्लिकेट के लोग थे उसको पब्लिकेट का विषय बना दिए, जो लोग फ़िलासफ़ी के थे वो कहने लगे फ़िलासफ़ी का विषय है, जबकि वो पूरी तरह से हमारी ज्ञान परंपरा का विषय था जी। या निर्णय लेने की जो परंपरा रही है, भारतीय परंपरा या वैश्विक परंपरा, उससे संबंधित चीज़ें थीं। कोई व्यक्ति किन स्थितियों में कौन सा निर्णय ले नैतिक रूप से, कोई अधिकारी किन परिस्थितियों में क्या निर्णय ले, क्या कर सकता है, या हमारी जो एक नैतिक परंपरा रही है उसके अनुसार, हमें भारतीय परंपरा रही है उसके अनुसार चीज़ों को करना है। यही एथिक्स का आने का यही एक कारण था सिलेबस में, और उसको तरह तरह से डिस्क्राइब किया गया और बताया गया, फैलाया गया। खैर वो तो प्रकारांतर का विषय है। हमें पेपर का स्वरूप देखना चाहिए। अब तो पहले जब आया था तो हमारे पास कोई मॉडल नहीं था कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं कि वो, मुझे लगता है कि किसी अलग से पढ़ने की चीज़ नहीं है। अखबारों में, हमारे तमाम टॉक शो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो नोट करते रहिए की पॉइंट्स। अगर आपको कुछ आधार लेना ही है तो 3 ऐसे लोग हैं जिनके आप नोट्स देख सकते हैं जी, जिन्होंने इस पे अच्छा काम किया है। जैसे अमित कुमार सिंह जी का नाम ले सकते हैं, यूनाइटेड माइंड। हाँ, उन्होंने अच्छा काम किया है।
विकास सर ने भी एथिक्स पे अच्छा काम किया है। और अगर तीसरा नाम कोई हम लेना चाहें तो शुरू से दीपक सिंह ने भी अच्छा काम किया है। दीपक बस उनका है कि वो थोड़ा slow समस्या स्लो की बात नहीं है, वो सरलतम चीज़ों को कठिनतम ढंग से प्रस्तुत कर देते हैं। जी नोट्स में भी यही दिक्कत होती है, जी उनके पढ़ाने में भी ये समस्या सही है। बाकी उनके पढ़ने में कोई भी नहीं। भाई इस समय जितने भी मैं नाम ले रहा हूँ, ये तीनों लोग ऐसे हैं जो रोज़ पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं। जी और एथिक्स यही मांग करता है कि आप अपडेट रहें और रोज़ पढ़ें, नई चीज़ें जो दुनिया में हो रही हैं उसको एनालिसिस करें। तो ये लोग तीनों करते हैं, तो इसलिए आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए सर, अब आते हैं सर निबंध पे। सर निबंध, सर निबंध पे सर क्या बच्चे कैसे तैयार करें, छात्र कैसे तैयार करें निबंध? चलते सर जिस पर कोई निबंध से कोई बंधन ना हो। सर इस पर थोड़ा बताइए निबंध के बारे में। सर निबंध पे कैसा अच्छा स्कोरिंग किया जा सके? देखिए, निबंध के विषय और वो कोई अलग से नहीं आते हैं, वही चारों पेपर जो आपने पढ़े। और सर एक बात और कहना चाहूंगा यहाँ पे सर, इस समय अमूर्त विषयों पर सर ज्यादा निबंध आ रहे हैं। हाँ, वो मैं इस पर थोड़ा सा उस पे मैं आने वाला था। जी क्योंकि मैं एक बार आपसे मैंने बताया भी था कि 162 नंबर में ला चुका हूँ निबंध में। 200 में हम लोग जब देते थे 200 नंबर होता था। और विश्व ज्ञान में भारत का योगदान ये टॉपिक था। पहले एक ही निबंध लिखना होता था, बाद में 2 निबंध हो गए हैं। जी पहले ही हुआ कि एक अमूर्त आएगा, एक मूर्त आएगा, लेकिन अब ये बाउंड्री ये भी हट चुकी है। पता चलता है कि सारे के सारे 8 अमूर्त, जी अमूर्त ही आ गए। जी तो ये इसलिए हो रहा है कि कोई ट्रेंड न सेट हो और लोगों की विचारधारा और लिखने की ताकत। अंततः जो निबंध होता है वो आपके व्यक्तित्व का आईना होता है। वो निबंध नहीं आपका पढ़ना चाहता है, वो आपके व्यक्तित्व के अंदर झांकना चाहता है एग्जामिनर या आयोग। और उस झांकने का सबसे अच्छा जरिया है वो निबंध है। तो जैसे कोई भी, मैं एक जैसे आमतौर पे अमूर्त एक मैं टॉपिक जी हाँ, उठाता कोई हूँ टॉपिक कि लिए। कोई भी नदी अगले क्षण वह नदी नहीं होती। ये टॉपिक आपको दे दिया कोई गया। भी नदी अगले क्षण वह नदी नहीं होती। जी सर, इस पर था थोड़ा सा। हाँ, अब अगर आप सामान्य ढंग से करेंगे तो उस पर नहीं जा पाएंगे। लेकिन जैसे ही उसको आप थोड़ा सा तार्किक ढंग से सोचेंगे, आपको निबंध में शाखाएं बनानी होती हैं। एक आपको रूट मिला, फिर आप शाखा बना रहे हैं, और बाद तो में उसे एक पेड़ का रूप पेड़ देके के रूप पे देके छोड़ देना है। छोड़ देना है। जी। अब तना क्या है? तना उसमें है कि जगत जीवन की परिवर्तनशीलता। एक नदी है, कई अरब टन पानी लेके एक बिंदु से निकल गई, नया पानी आ गया, जी नए जीव आ गए, नया पानी आ गया, तो निश्चय ही वो अगले क्षण अगली नदी नहीं होना है। जी लेकिन यही हर चीज़ के साथ है, आपके साथ है। आप में अरबों नई कोशिकाएं हर सेकंड मर रही हैं और बन रही। बन नहीं। आप वही ब्रजेश नहीं हैं अगले सेकंड, आप दूसरे ब्रजेश। और यही ब्रह्मांड के साथ है। जी एक ही सेकंड में हजारों निहारिकाएं पैदा हो रही, ख़त्म हो रही हैं, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। जी मतलब खरबों परमाणु जन्म लेते हैं, मरते हैं, तो वो वही ब्रह्मांड नहीं है। और इस पे सब में हर चीज़ पे आप ये कह सकते हैं। तो आपने एक जड़ पकड़ ली, और फिर ये परिवर्तनशीलता जीवन में कितनी घुली मिली है आपके आम जीवन में, ब्रह्मांड में, चीज़ों में, राजनीति में, समाज में, इस सब पे आप उसको लागू करके ये निबंध लिख सकते हैं। जी सर जी। ऐसे ही आपको रूट पकड़ना होता है हर उसका अमूर्त में। रूट पकड़ के फिर उसकी शाखाएं बनानी होती हैं, और उन शाखाओं से आपका निबंध पूरा हो जाता है, एक बंद हो जाता है, जैसे आपने कहा कि जी बंद। हाँ, बंद। अब मूल है रूट पकड़ना। अगर आप रूट, जैसे एक
एक बार एकेडमी में एक निबंध आया था कि डेनमार्क में कुछ सड़ रहा है। मेरे एक दोस्त ने भेजा था कि इस पे कोई लिख के भेजिए। डेनमार्क में कुछ सड़ रहा है। हाँ, ठीक। ये स्टेटमेंट था, शायद मैकबेथ का था या हैमलेट का था। वो व्यवस्था की था कि एक व्यवस्था के खिलाफ कि व्यवस्था में कुछ गड़बड़ है। तो अब व्यवस्था में तो गड़बड़ ही गड़बड़ है, आप उसी से जोड़ दी। लेकिन अगर आप नहीं पकड़ पाया कि मामला क्या है, व्यवस्था का मामला है कि कुछ सड़ने का मामला है, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो मूल आप जैसे 10 मिनट तो आपको देना चाहिए कि समस्या क्या उठाई जा रही, समस्या, फिर समस्या की जड़ें, उससे जुड़ी हुई अन्य जड़ें करते हुए आप निबंध लिख सकते हैं। इसमें आपकी लेखन क्षमता, आपकी कल्पनाशीलता, आपके सोचने के तौर तरीके का एक परिचय अमूर्त निबंध लेता है। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि अब अमूर्त निबंध लिखाए जा रहे हैं और इस तरह से आते हैं कि कोई इंस्टीट्यूशन आपको बना बनाया निबंध नहीं दे सकता। सही बात। सिर्फ हाँ जी सर, हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर। सर ये आपने कहा उत्तर लेखन, सर एक उत्तम उत्तर लेखन का अभ्यास सर कैसे करें, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। सबसे बड़ी तो समस्या जो है कि पूछा कुछ जा रहा है और आदमी बताया कुछ जा रहा है। जैसे एक आम मैं यूपी की बात करूंगा, अगर यूपी पीसीएस की, तो महिला सशक्तिकरण या महिला शब्द ही अगर कहीं हो गया निबंध में या क्वेश्चन में ही, तो आदमी वहीं आंखों में पानी है, पता नहीं बोल रहे यत्र नारुस पूजनते से लेके और जितने भी इस तरह के कोटेशन है वो कर देंगे, पूछा चाहे जो गया। लेकिन यूपीएससी में हर प्रश्न की कुछ अपेक्षाएं होती हैं और अपेक्षामूलक शब्द भी लगे होते हैं पीछे कि समीक्षा करें हैं या प्रकाश डालें या इस तरह का। और 3-4 पार्ट भी होते हैं। करते क्या हैं भाई लोग कि एक किसी पार्ट पे जिस पे उनको आता है उसी पूरा वो ताकत निकाल एनर्जी उसी वेस्ट करती है। अब पता चले वो 4 पार्ट में सब में 750 नंबर उनको मिल रहे हैं। उन्होंने 7.5 नंबर का ही कुल लिखा, बाकी छोड़ दिया, तो एकदम फाड़ दिया। अब वो 7.5 में उनको 5 नंबर मिलेगा, फिर 30 में 5 पा जाएंगे वो जी। और समस्या यही मूल है कि प्रश्न का बैलेंस ही नहीं समझ पा रहे हैं बच्चे। और इसके पीछे टीचर्स वहाँ हैं कि वही पुराने नोट्स, वही पिटाया तरीका वो ईजाद कर रखे हैं, जो कि नोट्स लिखवा देंगे, डिस्कशन नहीं करेंगे। क्योंकि अधिकांश 90% ऐसे टीचर हैं जो सामने सवालों का जवाब ही नहीं दे सकते। उनको पता ही नहीं कैसे लिखवाना है, कैसे प्रश्न आ रहे हैं। उनसे आप खुद पूछ लीजिए तो नहीं हो जाएंगे। मैं दावा करता हूं कि 90% वो जो टीचर हैं 20% नंबर भी मेंस में नहीं पाएंगे और यही समस्या है। तो मैं ये अपील करना चाहूँगा कि आप रील पे ना जाएं, आप विज्ञापन पे ना जाएं, उन इंस्टीट्यूशन पे जाएं जहाँ पे आप पे काम हो रहा है, आपको उत्तर लिखवाना सिखाया जा रहा है, आपके उत्तरों को जांचने की अच्छी व्यवस्था है। मैं एक इंस्टीट्यूशन की मैं नाम नहीं लूँगा, बताऊँगा कि उसमें एक टेस्ट सीरीज के वो थे हेड, उन्होंने 25 वाक्य लिख के दे दिए थे कि इन्हीं 25 को आपको हर उसमें लगा देना है, अटैच कर देना है। अब वो कितने हजार लोगों का जीवन खराब किए होंगे, सही बात, वो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। चलिए सर, हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सर अच्छा बताइए सर, सुलेख की कोई भूमिका, सर सुलेख की क्या भूमिका सर, अच्छे उत्तर लेखन में क्या मानक है, इस पर ये सुलेख पे जैसे बचपन में ध्यान दिया जाता था, अब यूपीएससी में सुलेख की केवल इतनी भूमिका है कि वो पहचान में आया है। आप जो ने लिखा है, कोई होता है भाई, लोग लिखते हैं खुद ही नहीं पढ़ पाते हैं उसको। बस यूपीएससी की सुलेख की इतनी उपयोगिता है कि आप ऐसा लिखें जो एग्जामिनर पढ़ सके। बाकी सुलेख की कोई ऐसी भूमिका मुझे नहीं लगती है यूपीएससी में। जी
अच्छा सर ये बताइए सर, अगर देखा जाए सर भाषा पे पकड़ कैसे बने, भाषा शैली को कैसे सुधारा जाए, इस पर सर थोड़ा सा बात करते हैं। देखो, आपको अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। एक सीधा सा गणित है, मैं फिर प्रोफेसर नोम चॉम्स्की को उद्धृत करना चाहूँगा कि आप 100 पेज अच्छा पढ़ोगे तो 1 पेज अच्छा लिखने की योग्यता पाओगे। तो भाषा सुधार की प्रक्रिया करने के लिए तो आपको अच्छा साहित्य पढ़ना पड़ेगा और लगातार पढ़ने की और फिर पढ़ के लिखने की जो अभ्यास करने की वो है, वो आपको शुरू से करनी होगी। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हाई स्कूल के बाद आपको भाषा पे और स्वतंत्र अध्ययन पे ध्यान देना होगा, तब आपकी भाषा जाके ग्रेजुएशन के बाद इस लेवल पे अच्छी हो पाएगी। भाषा तुरंत सुधार का कोई ऐसा फार्मूला नहीं है। तो सर ये हमने जितने सर हमारे पास जितने डाउट्स हैं, मैंने सर छात्रों को अपने माध्यम से छात्रों को सर बताने का प्रयास किया। सर अपने तरफ से अगर कुछ संदेश देना चाहते हो तो छात्रों के, तो अपने तरफ से कुछ देने का प्रयास करें कि मेंस में कैसे बेहतर कर सके। मेंस में देखिए, परंपरागत पढ़ाई से आगे आपको कुछ ऐसा पढ़ना होगा, हर विषय के कुछ ऐसे लेखकों को देखना होगा जो एग्जामिनर पढ़ते हैं। अब आप पुरुषोत्तम अग्रवाल कॉपी जांच रहे हैं तो वो फलानी कोचिंग के नोट्स पढ़ के नहीं जांच रहे हैं जी, वो मौलिक लेखकों को पढ़ रहे हैं। तो हमें ये देखना होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं इम्पॉर्टेंट नहीं है जी, परीक्षक क्या पढ़ रहा है ये इम्पॉर्टेंट है। अगर ये बच्चा जान ले कि परीक्षक क्या पढ़ रहा है, परीक्षक क्या चाह रहा है, आपका संतोष इम्पॉर्टेंट नहीं है, परीक्षक का संतोष इम्पॉर्टेंट है, तो उस अनुसार अगर आप लिखेंगे तो आप मेंस पास हो जाएंगे, सीधी सी बात है। तो सर अगले वीडियो में सर मैं आपसे समय लेना चाहूँगा। अब छात्रों के सर अनुरोध पर समय लेना चाहूँगा यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस और बीपीएससी के मेंस के बारे में सर थोड़ा सा सर छात्रों को सर बताने का प्रयास करिएगा। तब तक ये ऐसे ही खबरों के लिए, एजुकेशन से संबंधित समस्याओं की निराकार के लिए, ऐसी विषयों में बात करने के लिए जुड़े रहें TDP News 24 से। तब तक के लिए नमस्कार।